मसीही का तमाम ये कम्बोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज़ की तरह आपकी जेब से जुड़ी खबर लेकर के हम हाजिर हैं और उस खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि आखिर में हम आज के कार्यक्रम में किन मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। प्याज के ऊपर बढ़ता बवाल थम नहीं रहा है। जी हाँ, प्याज पर आखिर में क्यों बढ़ा हुआ है बवाल, करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके बाद बात करेंगे आरबीआई की एमपीसी को लेकर के। अब आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चिंता है क्या? लैपटॉप इंपोर्ट का फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन अब अमेरिका का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेगा भारत, करेंगे विस्तार से चर्चा इस पर भी। और चावल की उपज पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे कैसे निपटेगी सरकार, ये भी बताएंगे आपको। छोटी बचत से सरकार को किस तरीके से हो रही है बड़ी मदद, और साथ ही साथ लौट गया जेनरिक दवाओं का आदेश। कैसे ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, करेंगे हम इस पर विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र के नासिक की खबर आपके साथ आज की खबरों का शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक की कुछ कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज की नीलामी शुरू हुई है, लेकिन कम भाव की वजह से नीलामी को कुछ देर बाद ही बंद कर दिया गया। नासिक के किसान कम भाव पर प्याज की नीलामी का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्याज की नीलामी सोमवार से बंद थी। इस बीच करीब 500 किसानों ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के विरोध में मुंबई आगरा राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। नेफेड और एनसीएफ ने प्याज का भाव 2410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। सर, अब ये जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको, इससे सप्लाई साइड और प्रभावित होगी? प्याज को लेकर मामला थोड़ा बिगड़ रहा है। महाराष्ट्र की मंडियों में लासलगांव और पिंपलगांव की मंडियों में पहले तो ऑक्शन बंद था, सप्लाई बंद थी। विरोध के बाद अंततः जब मंडियों में ऑक्शन शुरू हुआ, नीलामी शुरू हुई, तो 2410 रुपये क्विंटल का जो नेफेड का भाव था उस भाव पर प्याज नहीं बिक पाया, उससे कम कीमत पर रहा और इसलिए इसकी नीलामी बंद करनी पड़ी। अब चुनौती यह है कि इस पूरी खींचतान के कारण सरकार प्याज को लेकर बेहद संवेदनशील दिखाई दे रही है, क्योंकि प्याज भारत में एक किस्म से महंगाई के राजनीतिक प्रतीक के तौर पर भी आता है और प्याज की बढ़ती कीमतें दिख रही हैं सितंबर और अक्टूबर तक। तो इसलिए इस दबाव के कारण एक किस्म से किसानों और एजेंसियों के बीच में खींचतान शुरू हो गई है और इस तनाव का नतीजा ये है कि जो आपूर्ति है वो भी रुकने का खतरा है, क्योंकि अगर नीलामी नहीं हो पाई तो ट्रक्स बाहर नहीं निकलेंगे और उसके बाद बाजार में प्याज नहीं पहुंचेगा। फिलहाल जो स्थिति है उसमें किसान प्याज बेचने को तैयार नहीं है सस्ती कीमत पर, क्योंकि कीमतें जिस कीमत पर उनसे नीलामी करने के लिए कहा जा रहा है वो कीमतें उनके माफिक नहीं हैं। इधर भारतीय रिजर्व बैंक को आगे महंगाई और बढ़ने का डर सता रहा है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति बैठक का ब्यौरा जारी करते हुए कहा कि खाद्य महंगाई और अल नीनो की वजह से आगे मुख्य महंगाई दर बढ़ने का खतरा बना हुआ है और इसी आशंका के चलते नीतिगत दर रेपो लगातार तीसरी बार अगस्त में यथावत रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महंगाई को नियंत्रित करने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। सब्जियों सहित तमाम खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव से खुदरा महंगाई दर फिलहाल कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर, आरबीआई से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं खासतौर से भविष्य को लेकर के? आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा के जो मिनट्स आते हैं या जो मीटिंग के एमपीसी कमेटी के मिनट्स आते हैं वो बताते हैं कि रिजर्व बैंक के नीति निर्माता किस तरह से सोच रहे हैं। उसमें से 3 बेहद महत्वपूर्ण संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर निकले हैं। पहली चीज तो एक, रिजर्व बैंक मान रहा है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। ये बात लोगों को बाजार में भी पता है और दिख रहा है और रिजर्व बैंक का मानना है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, उसमें बढ़ोतरी आएगी। हालांकि सब्जियों की कीमतों में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बाकी जो पूरी थाली के हिस्से हैं, चाहे वो अनाज हो या स्पाइसेस हो या मिल्क हो या चीनी हो, इनकी सबकी कीमतें बढ़ी हुई हैं और रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की समीक्षा में इस बात को स्वीकार किया। तो इसलिए एक तो कि महंगाई में बढ़ोतरी और ज़्यादा होने वाली है। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में कहा कि सप्लाई साइड के प्रयास भी करने होंगे, यानी आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। आप इस पूरी सिफारिश का, इस चर्चा के तार भारत में अनाज के आयात की संभावनाओं से जोड़ सकते हैं, जिस पर हम चर्चा लगातार करते आ रहे हैं कि चूंकि गेहूं की उपज तो खराब हुई है, चावल को लेकर भी आज एक चौंकाने वाला और चिंताजनक आकलन आया है चावल की पैदावार को लेकर। इसलिए रिजर्व बैंक का संकेत है कि आपूर्ति बढ़ानी चाहिए, तो आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात की संभावना बढ़ रही है और शायद अनाज के आयात के रास्ते भी खुलेंगे, इस बात की उम्मीद लगती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी परिस्थिति में ब्याज दरों में कमी की संभावना लगभग शून्य हो गई है। अब ऐसा लगता है कि अगले कई महीनों तक भारत में ब्याज दरें तो कम नहीं होंगी, बढ़ोतरी की नौबत आ सकती है।
अगर महंगाई की दर एक सीमा से अधिक गई। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में इस बात के खुलकर संकेत नहीं दिए कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी कि नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन रिजर्व बैंक का मानना है कि महंगाई का मोर्चा कठिन, जटिल और जिद्दी होता जा रहा है। ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। तो ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अभी फिलहाल आपकी ईएमआई जो है हाल फिलहाल में कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया यूके के बीच चल रही व्यापार बातचीत अब अपने कठिन दौर में पहुंच गई है। ब्रिटेन की ट्रेड सेक्रेटरी केमी बेडनोच का कहना है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत अब अपने अंतिम चरण में है और ये बातचीत का सबसे कठिन हिस्सा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। भारत और ब्रिटेन ने नीतियों के 26 मुद्दों में से 19 पर बातचीत पूरी कर ली है। दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ ओरिजिन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इन पर दोनों के बीच विवाद बना हुआ है। हालांकि दोनों देशों ने एफटीए वार्ता जल्द पूरी होने की उम्मीद जताई है। सर, क्या उम्मीद करें कि एफटीए को लेकर के सारी जो बड़ी कठिनाई थी दूर हो गई हैं या अभी भी जैसा वो कह रही हैं कुछ कठिनाइयां बाकी हैं? दो तरीके के बयान आए। भारत की तरफ से बयान आया कि इंडिया और यूके के बीच एफटीए बस होने के करीब पहुंच गया है, सब कुछ तय हो गया। पर यूके के मिनिस्टर का जो बयान आया वो थोड़ा ज़्यादा कैटेगोरिकल था और ये बहुत सारी आशंकाएं और संभावनाओं को खोलते हुए आ रहा था कि सबसे कठिन फेज में है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कोई डेडलाइन है, तो उन्होंने कहा कि डील्स में कोई डेडलाइन नहीं होती, ये वार्ता चल रही। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, 26 अलग अलग प्रावधान हैं जिन पर चर्चा हुई, जिनमें 19 पर सहमति बन गई है। पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर ब्रिटेन का आग्रह, यूके का आग्रह बहुत ज़्यादा है कि वहाँ की कंपनियों के, वहाँ के उत्पादों के, वहाँ के क्रिएटिव प्रोडक्ट्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भारत में माना जाए और उसकी सही कीमत दी जाए। भारत सरकार इस मामले में उदार आईपीआर के नियमों के पक्ष में रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर है। भारत का आग्रह इस बात को लेकर है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी जो कोई उत्पाद जहाँ से बनकर आता है और जिस बाजार में आता है उसके नियम स्पष्ट रूप से तय किए जाएँ। और इन्वेस्टमेंट को लेकर ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके ऊपर अभी भी सहमति नहीं बनी है। लेकिन बाकी व्यापार वार्ताएं धीमे धीमे इस स्तर पर पहुँच रही हैं जहाँ दोनों पक्षों ने गिव एंड टेक देने की बात की है। ज़्यादा उत्सुकता इस बात पर है कि जब हमारे पास और डिटेल्स आएँ कि किन किन उत्पादों में और किन किन सेवाओं में किस तरीके के समझौते के प्रावधान हुए हैं। लेकिन ये एफटीए ऐसा लगता है थोड़ी बहुत खींचतान के बाद जल्दी ही नतीजे पर पहुंच जाएगा। चलिए, थोड़ी बहुत खींचतान के बाद जल्दी नतीजे पर पहुंच जाएगा और जैसे ही जो है जो फाइन प्रिंट्स आते हैं तो उसमें क्या कुछ आपके और हमारे मतलब की बातें हैं वो इस कार्यक्रम में आपको विस्तारपूर्वक हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। शनिवार को भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। बैठक में भारत की तरफ से लैपटॉप आयात पर लगाई गई पाबंदियों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। भारत ने नवंबर से लैपटॉप और कंप्यूटर आयात के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है और अमेरिका की कई कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। बैठक के दौरान क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। सर, ये कितना दबाव, ये मामला पूरा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या एक्शन सरकार ले सकती है? अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। भारत में लैपटॉप को लेकर जो नया लाइसेंस राज शुरू किया गया उसको लेकर अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिनको ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, कैथरीन टाई, वो जयपुर में थी G20 बैठक की चर्चा के दौरान। जो चीज़ भीतर से छनकर निकल रही है कि अमेरिका की सूचना तकनीक कंपनियों ने अमेरिका की सरकार और वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि भारत को हर कीमत पर इस तरीके की किसी पाबंदी लगाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पाबंदी लगाई गई है, जिस तरह से ब्लैंकेट प्रतिबंध लगाया गया है कि भारत में अब सूचना तकनीक के सामानों का आयात करने के लिए, उनके लिए चाहे वो लैपटॉप हो, उनके कंपोनेंट्स हों, उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी। इससे भारत के IT बाजार पर और भारत और अमेरिका के जो सूचना तकनीक के रिश्ते उन पर असर पड़ेगा। अंदर की बात इसमें यह है कि भारत अपने यहाँ PLI के जरिए इम्पोर्ट निवेश आमंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर के बाजार में जो खींचतान चल रही है उस बीच में भारत ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया है और कंपनियों को आमंत्रित करना चाहता है। इस बीच में ये ऐसा माना जा रहा है व्यापार के हलकों में और ट्रेड के हलकों में कि ये पूरा का पूरा जो प्रतिबंध है या जो लाइसेंस राज है उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसका पैराडॉक्स है। यदि भारत अपने बाजार को उदार करना चाहता है, विदेशी कंपनियों को बुलाना चाहता है, उनके कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स लाना चाहता है, तो उसे इस तरीके की सख्ती और पाबंदी से बचना चाहिए। अब ये मामला नोटिफिकेशन से निकलकर 2 बड़े देशों की, भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों के बीच में पहुंच गया है और इस वार्ता पर जो वार्ता होने वाली है भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के बीच, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। दबाव सरकार पर बढ़ रहा है कि वो लैपटॉप के प्रतिबंध वाला जो फैसला है इसे लागू ना करे। तो कुछ दिन पहले ही अंशुमान सर ने बताया था किस तरीके से सरकार कई सारे मामले ऐसे हैं जिस पर कि
आगे बढ़ती है और फिर वापस पीछे उठना पड़ता है। क्या ये भी वो ऐसा मामला होगा? जैसे इस पर कंफर्मेशन होती है तो करेंगे विस्तार से चर्चा। ईपीएफओ ने वित्त मंत्रालय से ईटीएफ से हुई कमाई को शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति मांगी है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ईपीएफओ अभी अपनी आय का 5 से 15% के बीच इक्विटी और संबंधित फंड्स में निवेश कर सकता है। अब ईपीएफओ ज़्यादा कमाई के लिए ईटीएफ निवेश दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग कर रहा है। पीएफ खाता धारक के अकाउंट में जमा रकम को ईपीएफओ अलग अलग तरीके से निवेश करता है। इस निवेश के जरिए होने वाली कमाई का एक हिस्सा ब्याज के तौर पर पीएफ खाता धारकों को दिया जाता है। सर, पहला सवाल तो ये कि इसमें कितना जोखिम आपको लग रहा है कि है, और दूसरा ये कि क्या सरकार राजी होगी इसके लिए? सरकार को शायद इसमें राजी करना मुश्किल होगा, क्योंकि ईपीएफओ का ने जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रिडम्पशन से जो पैसा मिला है, जिसमें निवेश किया है, ईपीएफओ जो लोगों की बचत का और कर्मचारियों की भविष्य निधि का जो पैसा उसका अलग अलग उपकरणों में निवेश करता है और उसका एक हिस्सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जाता है, उसे वापस शेयर बाजार में लगाने की इजाज़त मांग रहा है। ईपीएफओ की कोशिश है कि इस पैसे पर बेहतर रिटर्न लाया जा सके, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की सिफारिश वित्त मंत्रालय मानेगा, ये देखने की बात होगी, क्योंकि आमतौर पर ईपीएफओ को लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। शेयर बाजार में जोखिम के कारण इसे रोका जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निवेश का एक नया तरीका खुलेगा। जी, चलिए इस बीच जो है अगली खबर का रुख करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर में तेजी का रुझान बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स करीब 11 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स ने शुक्रवार को 104.27 के ऊपरी स्तर को छू लिया। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद जताई जा रही है, जिससे डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है। फेड चेयरमैन का आज का भाषण भी है, जिसमें कि ब्याज दरों को बढ़ोतरी को लेकर के शायद कुछ संकेत मिल सकते हैं। सर, डॉलर में तेजी के बाद रुपए और कमोडिटी बाजार टूटे नहीं है, क्या कुछ संकेत यहाँ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, डॉलर और कमोडिटी बाजार और रुपए के बीच में एक डाइवर्जेंट ट्रेंड दिखाई दिया। डॉलर में मजबूती की सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की फिर संभावना है। जैक्सन होल में जो सालाना भाषण होता है अमेरिका के फेडरल रिजर्व के प्रमुख का, वो होने वाला, और उसकी संभावनाएं बाजार में ये हैं कि उनकी तरफ से और ज़्यादा हॉकिश और ज़्यादा आक्रामक संकेत आएंगे महंगाई को लेकर, जिसके कारण ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसलिए डॉलर इंडेक्स 104 पर पहुंच गया। लेकिन कच्चे तेल के बाजार में एक दूसरा रुख दिखाई दिया। चूंकि कच्चे तेल के उत्पादकों ने आपूर्ति पर नियंत्रण कर रखा है, तो कीमतें $84 के आसपास टिकी हुई, उसमें बड़ी गिरावट नहीं आई। कमोडिटी बाजार में भी उतनी नरमी नहीं दिखाई दी। ये शायद डिमांड सप्लाई की मिसमैच की बात है। रुपए में अभी दबाव उस तरीके का नहीं दिख रहा है। रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार बेहतर है, तो रिजर्व बैंक ने बाजार में इंटरवीन किया है। लेकिन यहाँ रिजर्व बैंक की दुविधा यह है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक और दौर आता है, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स 104, 105, 106 के आसपास रहता है, तो रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में कोई ना कोई उपाय करना होगा, और वो उपाय ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आरबीआई को रुपए की गिरावट को और ज़्यादा रोकने के लिए, 83 के पार तो निकल चुका है, अगर 84 तक जाएगा, 85 तक रोकने के लिए, तो फिर रिजर्व बैंक को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से बाजार में बार बार हस्तक्षेप करना होगा। और ये ऐसी स्थिति में हो रहा है जब भारत की आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है कई सारी चीज़ों के लिए। पिछले साल जिन चीज़ों का आयात नहीं भी हो रहा था, इस साल उसका आयात हो रहा है। हमने कल आपको बताया कि इंपोर्टेड कोल प्लांट से कहा गया है कि बिजली बनाते रहें। अब भारत को इस साल कुछ और चीज़ों के अपने आयात में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक के लिए एक दुविधा की स्थिति बनती दिख रही है फॉरेक्स मैनेजमेंट की परिस्थिति में। दुविधा की स्थिति तो है सर, लेकिन बड़ी चुनौतियां क्या आपको दिखाई दे रही हैं? क्या स्टेप्स जो है वो आरबीआई ले सकता है? आरबीआई या तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा एमपीसी कमेटी की बैठक में, अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि विदेशी मुद्रा भंडार को एक सीमा से अधिक दखल के लिए नहीं खोला जा सकता है, और नहीं तो विदेशी मुद्रा भंडार से फिर बाजार में रुपए को थामने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रुपए में एक सीमा से अधिक गिरावट आयात महंगे करेगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। इस साल चावल के उत्पादन में 5% की गिरावट आ सकती है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक अमरीश कुमार नायक का कहना है कि चावल उत्पादक राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कम बारिश की वजह से उत्पादन में गिरावट की आशंका है। इंस्टीट्यूट ने इन राज्यों के किसानों को कम अवधि वाले धान की फसल लगाने की सलाह दी है। कम अवधि के धान की फसल के लिए 90 से लेकर के 110 दिन की ज़रूरत की गई है। सर, ये भविष्यवाणी क्यों की गई है? इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? विपुल, ये भविष्यवाणी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी संवेदनशील है, और इसलिए आज हमारी सबसे बड़ी खबर है कि खाद्य अर्थव्यवस्था में चावल की उपज में कमी का आकलन पहली बार आया है, और वो भी सरकार के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट की तरफ से। और इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के करीब 267 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें 1 से 24 अगस्त के दौरान ऑलमोस्ट डिफिशिएंट रेनफॉल रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि जितनी बारिश हमने जुलाई में देखी थी, तस्वीर बिल्कुल उससे उल्टी हो गई। 1 अगस्त के बाद एल नीनो की सक्रियता हो गई, और अब देश के एक बड़े हिस्से में जब फसलें पकने का समय है, ईल्ड का समय है, उस समय बारिश नहीं
नहीं हो रही है। लगातार अभी तक की परिस्थिति में सूखे के माहौल बना हुआ है। आईसीआर की इस आकलन में कहा गया कि अगले 15 दिनों के अंदर अगर इन चावल उत्पादक राज्यों में जिनका जिक्र आपसे विपुल ने किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और इन इलाकों में बारिश नहीं होती और ठीक ठाक बारिश नहीं होती, तो फिर चावल के उत्पादन में, उपज में कमी आएगी। हम बार बार मनी सेंटर में आपको बता रहे हैं कि चावल की बुवाई और पैदावार के बीच में जो फ़र्क है वो इस बार हो सकता है। बुवाई का आंकड़ा तो पूरा हो गया, सोइंग तो पिछले साल के बराबर रही, लेकिन इस बार पैदावार नहीं होगी और ये बड़ी चिंता की खबर है भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए। और सर, लेकिन इस जो भविष्यवाणी की गई उसका देश की खाद्य अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? मौजूदा आंकलन अगर आप देखें पिछले साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल करीब 11 करोड़ टन के आसपास चावल का उत्पादन हुआ था। 55 से 60 लाख टन चावल के उत्पादन में कमी हो सकती है अगर हमें 5% की गिरावट का आंकलन माने जो हमको आईसीआर की तरफ से दिया गया है। गेहूं के बाजार में वैसे ही 50 से 60 लाख टन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में चावल के उत्पादन में कमी के बाद सरकार के पास अब गेहूं को आयात करने का दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चावल का तो नहीं, लेकिन गेहूं के इंपोर्ट को आयात करने की संभावना बढ़ जाएगी। हमने आपको भी बताया कि रिजर्व बैंक ने भी संकेतों में कहा है कि सप्लाई साइड इंटरवेंशन होना चाहिए, आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसके साथ ये भी बात क्लियर है कि जैसे जैसे ये स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि चावल की पैदावार इस बार नहीं बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, बाजार में अनाज की महंगाई जो पिछले करीब 1 साल से दहाई के अंक में वो और बढ़ती दिखाई देगी। ये भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक समस्या है। और गेहूं और चावल के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है सर, इसी को जो है आपने समझाने की कोशिश की है इस बार के इकोनॉमिकम में। हाँ, इस बार का इकोनॉमिकम आप जरूर देखिएगा क्योंकि भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में पिछले 1 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपकी को सुर्खियों में समझ में नहीं आया होगा। भारत अचानक दुनिया के सबसे प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में से और निर्यातक देश में से अचानक इंपोर्टर बनने की स्थिति में कैसे आ गया। 1 साल के भीतर हम इस स्थिति में पहुंच गए कि इंपोर्ट की फाइलें तैयार होने लगी। हुआ क्या, कहाँ से, कौन सी चीज़ें हुई और इसे ठीक करने के लिए सरकार क्या करने को मजबूर होगी। और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि अगर चावल के पैदावार में कमी का आकलन सही साबित हुआ जो आईसीआर ने दिया है और वास्तव में हुई, तो सरकार की जो मुफ्त अनाज की स्कीम है उसके ऊपर खतरा मंडराएगा। इस बात की संभावना दिखाई देती। पर विस्तार से भारत के गेहूं चावल के बाजार में दरअसल हो क्या रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है कई दशकों बाद, जानने के लिए इस बार का इकोनॉमिकम जरूर देखिएगा रविवार को मनी 9 के सुपर ऐप पर। तो मनी 9 के सुपर ऐप पर ही आपको ये फिलहाल लेटेस्ट एपिसोड आपको मिलेगा। तो अपने आप अभी तक अगर मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड वहीं मिलेंगे। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने इस साल खर्च चलाने के लिए जितने कर्ज को उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास लघु बचत योजनाओं के जरिए आने वाले डिपॉजिट में जोरदार की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार को बाजार से ज़्यादा कर्ज उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस साल लघु बचत योजनाओं में हुए निवेश में 48% की बढ़ोतरी हुई है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे वो कौन सी छोटी बचत योजनाएं हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि डिपॉजिट होता हुआ दिखाई दिया। छोटी बचत योजनाओं ने सरकार को इस बार बड़ी मदद की, खासतौर से 2 वजहों से। एक तो ब्याज दरें ज़्यादा थी, सरकार को ज़्यादा कर्ज लेना था। 2 स्कीमें काम आई। एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स थी जिसमें सरकार ने ब्याज दर में बढ़ोतरी की थी और इसमें बड़ा निवेश आया। और दूसरा महिला सम्मान पत्र था। महिला सम्मान पत्र में निवेश का आंकड़ा करीब 9,611 करोड़ रुपए के आसपास का रहा। इन दोनों स्कीमों के कारण सरकार की छोटी बचत योजनाओं में लोगों ने बचत बढ़ाई। दूसरा एक और था कि छोटी बचत स्कीमों में जो इन्वायरमेंट था वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का था, क्योंकि बाजार में भी ब्याज दरें बढ़ रही थी तो छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में कमी नहीं हुई, अगर बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में बचतें ट्रांसफर हुई और उनका फायदा, उनकी मदद सरकार को मिली है इस बार अपने कर्ज कार्यक्रम को सीमित रखने में। सरकार के पास कर्ज के 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो बाजार में जाए, बॉन्ड लेकर, ट्रेजरी बिल लेकर जाए और बैंकों से पैसे का निवेश कराए, या दूसरा विकल्प होता है कि हमारी आपकी जो बचतें हैं उन बचतों को जिन्हें हम छोटी बचत योजनाओं में जमा करते हैं उनके जरिए सरकार चलाए। सरकार दोनों तरह से ही कर्ज ही लेती है। सर, इससे सरकार का कर्ज का जो लक्ष्य है वो कितना कम हो सकता है? विपुल, जो आंकड़े उस हिसाब से सरकार का इस साल का जो टारगेट था बारोइंग का, वो करीब 14-14.5 लाख करोड़ रुपए का पूरे साल का टारगेट था, जिसमें से पहले क्वार्टर का आंकड़ा अगर मैं चेक करूं तो पहले क्वार्टर में सरकार ने पहले हाफ में सरकार ने करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कैलेंडर में डाला था। कैलेंडर का मतलब है कि जिस कर्ज के लिए बॉन्ड्स की बिक्री की जाएगी। 15.4 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य था। लेकिन अब चूंकि बचत योजनाएं इस छमाही में बेहतर परफॉर्म कर रही हैं तो शायद
अगली छमाही का जो कैलेंडर है उसमें कुछ कमी की जाएगी। कमी कितनी होगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। 15.4 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज का लक्ष्य है वो नहीं बढ़ेगा। एक किस्म से सरकार के कर्ज का लक्ष्य ही सरकार का राजकोषीय घाटा होता है, वही उसका फिस्कल डेफिसिट होता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से घुमा कर देखें तो ये भी एक किस्म का कर्ज जो छोटी बचत योजनाओं से लिया जा रहा है, क्योंकि या तो हमारी बचत बैंकों में जाती है और फिर उसके बाद वो बैंक से सरकार के बॉन्ड में जाकर कर्ज के रूप में सरकार को मिलती है, या हमारी बचत जो हम तमाम छोटी बचत स्कीमें, महिला सम्मान और किसान विकास पत्र और एनएससी में रखते हैं, वो सरकार के पास जाती है। इधर सरकार की तरफ से ग्रीन बॉन्ड बिक्री की योजना पर संभावना कम हो गई है। योजना के जरिए सरकार ने इस साल 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, लेकिन ग्रीन बॉन्ड पर रिटर्न कम होने की वजह से इनकी बिक्री को लेकर निवेशकों में ज़्यादा उत्साह होने की संभावना नहीं है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि सिर्फ इको फ्रेंडली लेवल होने की वजह से निवेशक ग्रीन बॉन्ड में निवेश नहीं करेंगे, उन्हें अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न भी मिलने चाहिए। तो इस बीच नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पिछले महीने डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने को लेकर जो आदेश दिया था, सरकार ने उस आदेश को बदलने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएमसी को यह आदेश दिया है। पिछले महीने नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एक्ट 2023 के तहत सभी डॉक्टरों को उपचार के लिए जेनरिक दवा लिखने का आदेश दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के फैसले के बाद अब डॉक्टरों को उपचार के लिए जेनरिक दवा लिखने की बाध्यता नहीं होगी। सर, अब ये जो यू टर्न देखने को मिल रहा है, जिसका जिक्र अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे लैपटॉप के मसले पे, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? एक और आदेश जिसे बहुत शोर शराबे के साथ कहा गया और बड़ा आदेश बताया गया, उसे सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि व्यवहारिकताएं या वास्तविकताएं बाजार से की या दवाओं के मार्केट की बिल्कुल अलग थी। और ये ऐसा आदेश था जिस आदेश को लेकर सरकार के भीतर काफ़ी उथल पुथल मची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टरों का एसोसिएशन है, उसने विरोध किया इसका। यहाँ तक कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO, उसने इस नोटिफिकेशन की भाषा पर सवाल उठाया कि इस तरीके का नोटिफिकेशन सरकार कैसे जारी कर सकती, किसने ये सुझाव दिया, क्या बताया। लेकिन सरकार को ये समझ में आया डॉक्टरों से और बाजार से बात करके कि भारत बाजार में जेनरिक दवाओं की सप्लाई ही नहीं है। भारत में फार्मूलेशंस ही बन रहे हैं, उन फार्मूलेशंस का प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। जेनरिक दवाएं कितनी उपलब्ध हैं, किसके लिए, इसका ढांचा क्या होगा, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे, प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं, जेनरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं कि नहीं, इन सब का कोई सही आकलन नहीं किया गया, और इसलिए इस आदेश को वापस लेना पड़ा। और अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कहा है कि फिलहाल डॉक्टरों के लिए जेनरिक दवाएं प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होगा। इसके बाद सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसकी भविष्य में इसे किस तरह से लागू किया जाए। अब अगली खबर जुड़ी हुई है रिटायरमेंट के साथ। जी हाँ, ताज़ा सर्वे के मुताबिक मिलेनियल्स यानी कि उस पीढ़ी के लोग जो 1980 के शुरू और 1990 के आखिर तक पैदा हुए हैं, अन्य आयु वर्ग के लोगों के मुकाबले रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं। इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी के सर्वे से पता चलता है कि 2/3 से ज़्यादा मिलेनियल्स रिटायरमेंट के लिए अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को सिक्योर मानते हैं। मैक्स लाइफ और कंतार के सर्वे में चौंकाने वाली बात यह आई है कि करीब 3 में से 1 शहरी को चिंता है कि रिटायरमेंट लाइफ के 5 साल के भीतर उनकी सेविंग खत्म होने लगेगी। साथ ही हर 5 में से 2 व्यक्ति ने अभी तक रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू नहीं किया है। सर, ये सर्वे के जो निष्कर्ष हैं क्या बताते हैं, क्योंकि इस बारे में मनी लाइन पे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। सर्वे के निष्कर्ष 2 महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। पहली चीज़ तो एक रिटायरमेंट को लेकर जागरूकता बढ़ी है। एक छोटा जो ग्रुप है उसके अंदर रिटायरमेंट को लेकर जागरूकता आई, और मनी नाइन में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स के जरिए, तमाम कार्यक्रमों के जरिए आपको बताने के लिए, क्योंकि फिनेंशियल सेविंग और फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कितनी ज़रूरत है। पर दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात इससे निकल कर आई है कि भारत में रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, और भारत की BFSI इंडस्ट्री को ऐसे अब इनोवेटिव रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो लोगों को मिल सकें, क्योंकि भारत में इनकम की डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग कम आय वर्ग के हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है रिटायरमेंट के नए विकल्प के लिए निवेश का। इसलिए भारत के रिटायरमेंट प्रोडक्ट बाजार में या पेंशन प्रोडक्ट के बाजार में अब बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और इस बीच जो है अब जरा रुख कर लेते हैं, फटाफट खबरों पे नज़र डालते हैं, झटपट खबरों में। रेटिंग एजेंसीज मूडीज की तरफ से भारत की रेटिंग में बदलाव नहीं किए जाने पर सरकार की प्रतिक्रिया आई है। सरकार ने भारत पर मूडीज की रिपोर्ट को निराशाजनक बताया है। मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 पर स्थिर रखा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत के मैक्रो फंडामेंटल को सही ढंग से आंकने में मूडीज असफल रहा है। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी को भवन नियमावली में कई अहम संशोधन करते हुए घर और फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। अब आवासीय भवनों यानी घर में बालकनी फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि FAR का हिस्सा नहीं होगी। इससे घर या फ्लैट का कारपेट एरिया बढ़ जाएगा।
कार पार्किंग, औद्योगिक भूखंडों यानी इंडस्ट्रियल प्लॉट को लेकर भी नियम बदले गए हैं। शासन ने इस पर मोहर लगा दी है और अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इनका खरीदारों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं और सर के साथ हम समझे इस पर विस्तारपूर्वक भी बातचीत करेंगे। लेकिन इधर चीन ने जापान के आयात पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जापान ने अपने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से दूषित जल समुद्र में छोड़ना शुरू किया है। चीन ने जापान से आने वाले सी फूड पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध सी फूड सहित सभी जलीय उत्पादों के आयात पर लागू होगा। जापान सरकार का कहना है कि जल को छोड़ना आवश्यक है ताकि जल रिसाव की घटना से संयंत्र को सुरक्षित बनाया जा सके और इसे पतला करने से अपशिष्ट तल अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी अधिक सुरक्षा हो जाएगा। पर्यावरण पर इसका प्रभाव फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब बिना इंटरनेट के मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा पैसों का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। सितंबर 2022 में फीचर फ़ोन से ऑफलाइन भुगतान सुविधा के लिए यूपीआई लाइट को पेश किया गया था। अभी तक इसमें केवल 200 रुपये तक का ही लेन देन किया जा सकता था। नकदी संकट का सामना कर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को जल्द ही फंडिंग मिलने की उम्मीद है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुंद्रा ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है। कंपनी के पास कई संभावित निवेशकों की टर्म शीट है। 8 अगस्त को लिखे एक पत्र में मुंद्रा ने दूरसंचार विभाग को बताया था कि पूंजी जुटाने से आने वाले 4 साल में कंपनी की 65,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना को गति मिलेगी। तो सर, ये वो खबरें थी जिन पे जो है हम फटाफट चर्चा कर ली। किसी पर आप टिप्पणी करना चाहिए? यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी के ने जो फ्लैट्स के नियमों में बदलाव किया वो महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी विस्तार से बदलाव किया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि मनी9 की वेबसाइट पर पहुंचे, उसमें विस्तार से पढ़ें क्योंकि ये कुछ इस तरीके के बदलाव हैं जो भारत में अथॉरिटीज़ पहली बार लागू कर रही हैं और अगर ये सफल होते हैं तो बाकी अथॉरिटीज़ भी शायद इसे लागू करेंगी। वोडाफोन आइडिया को लेकर फिर एक बार खबर आई है कि इसके प्रमोटर्स इसमें पैसा डालेंगे। हालांकि खबरें हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया टीआरए के ताजे जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से और जो सीवाई के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से बाजार तेजी से गंवा रही है। निवेशक या कंपनी के प्रमोटर्स फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कुछ घोषणा करते नहीं दिख रहे हैं जिससे कि लगे कि कंपनी को नए फंड्स मिलने वाले हैं। अंशुमान सर, हर रोज़ की तरह आप कार्यक्रम में जुड़े, तमाम चीज़ों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चलिए फिलहाल अब आज के मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी9 छोड़ करके कहीं मत जाइए। आपकी जेब से जुड़ी तमाम खबरें लगातार यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी और वीकेंड पर तो और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। तो मनी9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वीकेंड पे बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम जैसे इकोनॉमिकम का जिक्र हमने आज किया वो आपको सिर्फ ऐप पर मिलेंगे। तो मनी9 का ऐप तुरंत अभी डाउनलोड कर लीजिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम